प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने आपसे कल बात की थी कि हायर जुडिशरी के संदर्भ में आप अपनी तैयारी में त्वरित पना लाएं, गति लाएं। उसी को आज भी ध्यान दिलाते हुए आपसे हम एक प्रकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोकल और माइनर विद राजस्व संहिता बेहतर ब्रीफ करते हुए लगभग हर टॉपिक से कम 20-20 सवालों का संग्रह जरूर तैयार करें। ये वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही है। गीता में है कि जब साधारण गृहस्थ आदमी सो रहा होता है तो योगी जाग रहा होता है। आप सामान्य जगत के इतर कंपटीशन के योगी हैं, महात्मा हैं, और उसका पहला व्यवहारिक लक्षण यही है कि आप आंसर राइटिंग कितनी करते हैं। आप ध्यान रखें, आपसे हो सकता है HJS 2020 की तरह लेंदी पेपर का एक बार पुनः उसी तरीके से, उसी ढांचे के अनुरूप सवाल पूछ बैठें। इसकी संभावना बिल्कुल गौड़ है, बिल्कुल कम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो उसी हठधर्मिता के साथ दोबारा भी इसी तरीके से प्रश्न पूछते हैं तो उससे निपटने की आपकी स्ट्रेटजी क्या है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आकस्मिक रूप से अत्यधिक इंग्लिश के प्रश्नों का पूछा जाना और उससे निपटने की आपकी त्वरित तकनीक क्या है, आपने इस पर कितना काम किया है। आप मेजर लॉ के हिस्से से जो सवाल आते हैं, प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर प्रोसीजरल लॉ, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, इस मेजर लॉ के जो सवाल होते हैं उसमें अगर त्रुटि कर गए हैं तो क्यों कर गए हैं, क्या उस प्रकार के त्रुटि को फुलफिल करने के लिए आपने किसी योजना पे काम किया है। अगर नहीं किया है तो ये करने का समय गुजर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में, खास करके ये एग्जाम ही ऐसा है जिसमें मिनिमम एज 35 है, तो यहाँ परिस्थितियों की दुहाई देना बेईमानी है। हर आदमी विद इन सर्कमटेंसेज ही ये एग्जाम फेस करता है। 98% इंटरव्यू फेसर या मेंस रिटर्न करने वाले में अधिकतर इन प्रैक्टिस या इन जॉब होते हैं, APO। आपको ये पता है कि बार कोटे के इस कैटेगरी में धीरज मोर केस के जजमेंट के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्लियर कर दिया है कि इसमें जुडिशियल ऑफिसर अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी कुछ अधिवक्ता बहनों ने यूट्यूब पर मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछा है, क्या सर 30 केस लॉ वाली बात जो चर्चा में है वो अनिवार्य रूप से थोपी जाएगी या नहीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो सब्जेक्ट में या सिलेबस में चेंज को दर्शाता है या किसी महज महत्वपूर्ण नियम को परिवर्तित करता है तो उसके लिए विज्ञापन आने के पूर्व हाई कोर्ट हमेशा अतिरिक्त सूचना के द्वारा अधिसूचित करता रहा है। इस बार फिलहाल अभी तक, आज तक की डेट में ऐसा हुआ नहीं है और ना ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये बात जरूर है कि लगभग साल 1.5 साल पहले से ये चर्चा में है और अति गंभीर स्थिति को भी ये दर्शाता है। अनदर स्टेट में, जैसे खास करके राजस्थान और बिहार जैसे स्टेट में, केस के नाम पर एक डाटा होता है, फॉर्म में एक फिलिंग होता है कि आपको ये शो करना होता है इन इंटरव्यू कि आप प्रैक्टिशनर्स हैं और उसके प्रूफ में आप इतने केस लॉ को कवर करते हैं। लेकिन ऐसा यूपी HJS के संदर्भ में फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पर कोई मैंडेटरी रूल रेगुलेशन फॉलो हो नहीं लगता। उसकी वजह मैं आपसे साफ साफ दर्शा रहा हूं। अगर हाईकोर्ट की ऐसी कोई भी मंशा होती तो मुझे पूरा यकीन है कि जून में हाईकोर्ट बंद होने के पहले ही पूर्वतः एक निश्चित उपबंधित सूचना से आप अवगत हो चुके होते। तो ये मानसिकता या इसके कारण तैयारी में लचर सोच या थिंकिंग आपकी ऐसी हो गई हो कि जो निगेटिव थिंकिंग में आप चले गए हैं,
कि हमारे पास तो केस लॉ नहीं है, हम कैसे ट्राई करें, हम क्या अभ्यास करें। नहीं, प्रैक्टिस अनिवार्य अंग है। ये प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के पेशे में रहते हुए ऊंचे पद पर जाने की एक आवश्यक हाईकोर्ट की महती योजना है। हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम सन 70-78 से जब से ये हो रहा है और 2009 से जब से प्रीलिम्स आया है, तब से कभी भी उसकी मंशा में संदेह नहीं रहा। मंशा यही थी कि जो बार कोटे के लोग किसी अन्य पेशे में सिवाय एपीओ के नहीं पहुंच पाते हैं, न्यायिक सेवा में जूनियर डिवीज़न में उनको अंततः सफलता नहीं मिल पाती है, उनके लिए ही स्पेशली हायर जुडिशरी का ये सिस्टम या इस पद के सृजन की बात है। आप ये भी जानते हैं, जो एकेडमिक रूप से जुडिशियल मजिस्ट्रेट चुन लिए जाते हैं जूनियर डिवीज़न में, उनके लिए एकेडमिक परीक्षाएं भी होती हैं। उनके लिए जीके के विदाउट पेपर होता है। इंग्लिश का पेपर तो होता है, लेकिन उनको जीके का पेपर फेस नहीं करना होता है। 10% वो कोटा है। आप जानते हैं आपका कोटा 20% है। इस 20% कोटे में आपका जो चयन होना है, उसमें आपकी प्रथम अहर्ता यही है कि आप लॉ की बारीकियों को प्रैक्टिस के लेवल पर समझते हैं, जांचते हैं, जानते हैं। इसलिए इंटरव्यू के समय जब भी एचजेएस का इंटरव्यू होता है, उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं माननीय न्यायमूर्तिगण कि आप प्रैक्टिस के बारे में कितना प्रबुद्ध हैं। तो ये बात बिल्कुल मिथकीय नहीं है, काल्पनिक नहीं है, अनर्गल नहीं है, प्रलाप वाली नहीं है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है, लेकिन अनिवार्य रूप से जैसा ये मान लेना कि चूंकि मेरे पास कोई केस लॉ नहीं है, मैं प्रैक्टिस में व्यवहारिक रूप से नहीं हूँ, तो फिर मैं इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकता, ये बात गलत है। फिलहाल इस बार के लिए गलत है। हाँ, नोटिफिकेशन में अगर कोई चेंज दिखेगा तो ये बात दीगर होगी। नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट इस बार क्या मंशा बनाए हुए है, उसने नोटिफिकेशन की क्या तैयारियां कर रखी हैं, ये अत्यंत गोपनीयता का विषय है। उसके संदर्भ में बोलना भी, उसके संदर्भ में आकलन प्रस्तुत करना भी माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं में उंगली करना है। और हम अधिवक्ता बंधु जो उसी के सिपह सालार हैं, हमारे वो माननीय हैं, माय लॉर्ड हैं, तो उनके किसी भी मंशा में, किसी भी भाव में हम कोई भी दोष नहीं निकालते हैं। वो जैसा आदेशित करेंगे हम वैसा अनुपालन करेंगे। लेकिन एक सामान्य जनरल प्रोडक्शन में आपसे बता रहा हूँ कि इस भाव से, इस संदिग्धता से आप बाहर निकल आइए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। ये समय बिल्कुल सोचने का नहीं है, करने का है। अगर आपने ईमानदारी से आने वाले 65 से 75 दिन काम किया, तो आप कैसे आप इंटरव्यू हॉल में खड़े दिखाई देंगे, आपको खुद नहीं पता होगा। मैं कई दफ़े आपको ये भी कहूँ, जिस ढंग से, जिस शैली में मैं आपसे बातें कहता हूँ, कर रहा हूँ, उसको खुद भी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, नाकों चने चबाने पड़ते हैं। आप इस बात को यकीन माने, कथनी और करनी में बड़ा डिफरेंस होता है। वह उपदेश कुशल बहु तेरे, तुलसीदास जी की ये उक्ति यूं ही नहीं चर्चित है इसी बात के लिए, क्योंकि कहना आसान है, करना नहीं। लेकिन अगर हम, वो बात मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि एक उंगली अगर आप पे उठा रहा हूं तो 3 मेरे तरफ घूमी है। तो ये बात चाहे मैं हूं, आप हो या अनदर पर्सन, सब पर समान रूप से लागू होती है कि इस महत्वपूर्ण समय में जो ठंडे बस्ते में जैसी जा रही है, इस पर कोई दबाव नहीं दिखाई देता। कोई सूचना ना होने के कारण इसमें शिथिलता या सुस्त पड़ जाने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। उस गुंजाइश को एक योगी की भांत जाग कर, लिख कर, तैयार करके अगर आप परिपूर्ण करते हैं, यकीन माने आप बहुत ही आराम से ये परीक्षा फाइनली क्रैक कर जाएंगे। आज की बातें एक बार पुनः एचजेएस के प्रिपरेशन के संदर्भ में ही हैं। उससे जुड़े कोई भी अधिवक्ता बंधु या बहन हो जिनका पहली बार एचजेएस में एंट्री लेने का इरादा है, पहली बार वो प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हैं, वो भी संबंधित बातों को समझते हुए मुख्य परीक्षा के स्तर पर आवश्यक रूप से काम करें। अगर नहीं करेंगे तो इस सेशन की एचजेएस आपके हाथ से निश्चित निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे की बातें कल फिर नए एक उत्साह और उमंग के साथ। यूपी एपीओ का मॉक हमने 5 दिन का सकुशल, परमात्मा को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, संपादित कराया। मेरे 2 अधिवक्ता बंधु
एक अधिवक्ता बहन और एक अधिवक्ता बंधु। इनका इंटरव्यू दो और क्रमशः एक छूट गया है। उनको चूंकि डेट उनकी क्रमशः 14 और 16 है, तो डेट मेरे पास टाइम है, तो इसलिए आने वाले कल परसों में मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। उनके पर्सनल का विषय है, उससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स लेवल पर रेवेन्यू के जो प्रश्न पत्र मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें मेरी कोशिश है कि जो 4 से 6 नंबर के सवाल प्रीलिम्स में एचजेएस में आपसे पूछे जाने हैं, उसके लेंथ, उसकी डेप्थ, उसकी एचजेएस में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। ऐसे अन्य लोकल लॉ के प्रश्न पत्र में भी इस बात का हम बहुत गंभीरता से ख्याल रखेंगे कि आपसे हम चैप्टर नंबर नहीं पूछेंगे। वो जो 2 लाइन से 1.5 लाइन और 2-2 लाइन का जो 3-3 लाइन का जो उनका ऑप्शन होता है, विधिवत बैठकर हाई कोर्ट के न्यायमूर्तिगण परीक्षा के लोकल लॉ के क्वेश्चन को सेट करते हैं। आपको यकीन दिलाऊं, अगर एचजेएस आपने एक से अधिक बार दिया है तो आपको खुद पता होगा कि ये जो लोकल लॉ के क्वेश्चन हैं, यही आपको अंदर करते हैं और यही बाहर करते हैं, एक्सेप्ट 2020 एचजेएस, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के ही पूछ लिए गए। ठीक है, तो इन सब जिग जैग पर अपना निगाह बनाएं, उससे निपटने की तकनीक पर काम करें और कम से कम 3 से 5 घंटा पर डे लिखें। कल इसी के बाद आगे बातें करूंगा, इसी के संदर्भ में कंटिन्यू बातें रहेंगी। जैसे बिहार एपीओ का रिजल्ट आता है, जैसे बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट आता है, तो उसके लिए मॉक के लिए अलग से अलाउंस होगा। ठीक है, हमको चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अध्ययन करिए, ईमानदार रहिए और किसी कीमत पर निराश मत होइए। ये जगत नियंता जिसने आपको पैदा किया है, वो आपके निवाले की व्यवस्था जरूर करेगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि, सभी को हमारा जय सिया राम।